मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा तिवारी पंडित शैलदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय रमईपुर कानपुर से ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी कथा साहित्य के अंतर्गत चीप की दावत कहानी पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, जिसके लेखक भीष्म साहनी जी हैं। मैं भीष्म साहनी जी के बारे में भी संक्षेप में आपको बताऊंगी। तो बच्चों, चीप की दावत कहानी जानने से पहले मैं भीष्म साहनी जी के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि भीष्म साहनी जी का जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई और जो उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा आदि के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराऊंगी और आशा करती हूँ कि आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसको समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले भीष्म साहनी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो भीष्म साहनी जी का जन्म 8 अगस्त 1915 में रावलपिंडी नामक स्थान में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। आपके पिता का नाम हरबंस लाल साहनी था, माता का नाम लक्ष्मी देवी था, आपकी पत्नी शीला थी। आपकी जो शिक्षा थी वो थी एमए पीएचडी लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर व पंजाब विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी भी किया और एमए भी किया। आपकी जो मुख्य कृतियां हैं, उन कृतियों में से तमस, कुंती, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, भाग्य रेखा, पहला पाठ, बांगचू, हानसू, मयास, किमाड़ी, झरोखे, बसंती आदि। आपकी जो लेखन विधाएं हैं, उन विधाओं के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, अनुवाद आदि। आपकी जो भाषा थी जिस पर आपका जबरदस्त अधिकार प्राप्त था, वो थी भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी। इन सभी भाषाओं पर आपको महारत हासिल थी। आपको जो पुरस्कार आपके जीवन में मिले वो हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि 1975 ईस्वी में आपको मिला। शिरोमणि लेखक सम्मान पंजाब सरकार के द्वारा सन 1975 ईस्वी में किया गया। लोटस पुरस्कार अफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन की ओर से 1970 ईस्वी में। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1983 ईस्वी में। पद्म भूषण पुरस्कार 1998 ईस्वी में किया गया। इसके साथ ही आपकी जो मृत्यु हुई वो हुई 11 जुलाई सन 2003 में। तो आपने अपने जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जितना हिंदी साहित्य को योगदान दिया है वो अत्यंत सराहनीय है। अब बच्चों, जो भीष्म साहनी जी द्वारा लिखित जो कहानी है चीप की दावत। चीप कहते किसी मुख्य को, यानी किसी मुख्य अतिथि को दावत पर या खाने पर बुलाना। तो इस कहानी को किस तरह से भीष्म साहनी जी ने विस्तार दिया है, उस विस्तार को जानने से पहले हम इस कहानी के मुख्य पात्रों से परिचित होंगे। तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उसमें सर्वप्रथम आता है नाम सामनाथ जी का। किसका नाम आता है? सामनाथ। सामनाथ नौकरी पेशा करने वाला आधुनिक मनोवृत्ति का व्यक्ति है, जो अपनी पदोन्नति के लिए अपने चीफ को दावत पर घर पे बुलाता है। यह कहानी का मुख्य पात्र है तथा मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। सामनाथ की पत्नी। अब दूसरे नंबर की जो पात्र हैं वो है सामनाथ की पत्नी। सामनाथ की पत्नी भी आधुनिक मनोवृत्ति से ओतप्रोत है, जो बाहरी दिखावे के लिए माँ को अपने साथ रखती है। सामनाथ की माँ। सामनाथ की माँ भारतीय ग्रामीण स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है, जो पुत्र के उपेक्षित व्यवहार के चलते भी उसको पदोन्नति के लिए अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य करने को तत्पर रहती है। चीफ आते हैं सबसे अंत में पात्रों में। सामनाथ का चीफ अमेरिकन व्यक्ति है, जिसे ग्रामीण लोग बहुत पसंद हैं। वह पाश्चात्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है। तो ये थे इस कहानी के मुख्य पात्र, जिन पात्रों के हिसाब से ही पूरी कथा हमारे इर्द गिर्द चलती है।
तो चीप की दावत कहानी को कथा वस्तु के रूप में संक्षेप में जानने के लिए हम बच्चों अब कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सामनाथ नौकरी पेशा व्यक्ति है। अपनी तरक्की के लिए चीप को प्रसन्न करने के उद्देश्य से वह उन्हें अपने घर पर बुलाता है। सामनाथ के चीप अमेरिकन व्यक्ति हैं, अतः उन्हें प्रसन्न करने के लिए खुद को आधुनिक दिखाना सामनाथ के लिए चिंता का विषय होता है। इसलिए घर का पूरा वातावरण फर्नीचर आधुनिक दिखाने के लिए सामनाथ और उनकी पत्नी निरंतर लगी रहती हैं। सामनाथ और उनकी पत्नी घर की अत्याधुनिक ढंग से व्यवस्था करने में लगे हैं। कहाँ, कब, कैसे, क्या रखना है, क्या लगाना है, कैसे सजाना है, इसी की तैयारी में पूरा समय व्यतीत हो रहा था। चीफ साहब को जो आना था कि अचानक माँ का ध्यान ही दोनों पति पत्नी को बेचैन कर देता है और दोनों बेचैन हो उठते हैं। माँ बूढ़ी और जर्जर हो चुकी है और पुरानी दिखती हैं, इसलिए दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि माँ को घर में कहाँ छुपाया जाए कि चीफ से माँ का सामना न हो पाए। उसे ऐसा लगता है कि अगर माँ चीफ के सामने आ गई तो सामनाथ की बेइज्जती हो जाएगी। माँ बूढ़ी हो गई है, अतः चीफ के सम्मुख उनका पढ़ना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। कभी कोठरी में तो कभी बरामदे में तो कभी उनकी सहेली के पास भेज देने के प्रस्ताव एक एक कर नकारे जाते हैं। अंततः निश्चय किया जाता है कि माँ बेटे की पसंद के कपड़े पहनकर जल्द ही खाना खाकर अपनी कोठरी में चली जाएं और ध्यान रखें कि वे सोए नहीं, क्योंकि सोने में उन्हें खर्राटे लेने की आदत है और खर्राटे बुरे लगते हैं। माँ को बताया जाता है कि उनके आने पर वह कैसे रहेंगी और कैसे बोलेंगी। माँ असमंजस में एक नए घेरे में स्वयं को बंधा महसूस करने लगती हैं कि मैं ऐसा कर भी पाऊंगी अथवा नहीं। डरी सहमी सी माँ बेटे की हर बात को सिर झुकाकर स्वीकार कर लेती है। सामनाथ की माँ गांव में रहने वाली एक अनपढ़ औरत है जो प्रत्येक स्थिति में बेटे का भला चाहती है। शर्मीली, लजीली, धार्मिक विचारों वाली माँ को कुर्सी पर ढंग से बैठने का तरीका भी सिखाया जाता है, क्योंकि अगर कहीं गलती से भी साहब का ध्यान माँ की ओर चला जाए तो सामनाथ को शर्मिंदा ना होना पड़े। साहब और उसकी साथी लगभग 8 बजे पहुँच गए। विस्की का दौर चलने लगता है। दफ्तर में रौब रखने वाले साहब यहाँ पूरी तरह मुक्त व्यवहार करते हैं। पीना पिलाना समाप्त होने पर सभी खाना खाने के लिए बैठक से बाहर जा रहे थे कि अचानक कुर्सी पर बैठी सोती माँ सामने दिखाई पड़ जाती है, जो कि जोर जोर खर्राटे ले रही थी। सामनाथ के बार बार मना करने के बावजूद भी माँ सो जाती है और खर्राटे लेने लगती हैं और उनके चीफ साहब जो कि घर पर अतिथि के रूप में आए हुए हैं वो उसी ओर देखने लगते हैं। सामनाथ को माँ की स्थिति को देखकर गुस्सा आ जाता है। उनका दिल करता है कि माँ को धक्का देकर जगा दे, पर मेहमानों के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। सामनाथ साहब को लेकर परेशान थे, किंतु साहब अलग प्रवृत्ति के और अलग प्रकृति के व्यक्ति निकले। उन्होंने माँ से हाथ मिलाया और गाना सुना। विदेशी साहब चीफ के इस खुले व्यवहार के कारण देसी अफसर भी उसी नजर से माँ को देखने लगे। माँ लज्जा के मारे सिकुड़ी सी सिमटी जा रही थी। चीफ के कहने पर उन्होंने एक पुरानी फुलकारी ला कर दिखाई। चीफ माँ के इस कार्य को देखकर खुश हो जाती हैं और चाहते हैं कि माँ उनके लिए भी एक फुलकारी तैयार कर दे। माँ की आंखों की रोशनी कमजोर होने के कारण नानुकुर करती हैं, किंतु सामनाथ के दबाव डालने पर वह बनाने को भी तैयार हो जाती हैं। माँ हरिद्वार जाना चाहती हैं, किंतु सामनाथ कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद फुलकारी कौन बनाएगा, मेरी तरक्की रुक जाएगी। बूढ़ी माँ की
बूढ़ी माँ बेटे की तरक्की की बात को सुनकर फुलकारी बनाने को तैयार हो जाती है। इसके बाद शामनाथ निश्चिंत होकर पत्नी के साथ कमरे में चले जाते हैं और माँ भी अपनी कोठरी में चली जाती है। तो ये थी कहानी जिसमें एक बुजुर्ग माँ के द्वारा एक विदेशी स्वभाव वाले चीफ साहब पर कैसा प्रभाव पड़ता है और वो कैसे खुश मिजाज ढंग से माँ को आदर पूर्वक लेते हैं और उनके हाथ की बनी फुलकारी को पसंद करते हैं। तो इसी के साथ इस कहानी का जो उद्देश्य है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं बच्चों। प्रस्तुत कहानी चीफ की दावत वो एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। व्यक्ति की मनोगत स्थिति और विकृत चिंतन को उजागर करना ही कहानीकार का उद्देश्य है और वह इस क्षेत्र में सफल भी रहा है। कथा की शैली नई है, उसमें संवेदना है, परंपरागत शिल्प का भी अभाव नहीं है। सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक पकड़, आज की संतान की मानसिकता, स्वार्थपरता आदि का बहुत प्रभावी चित्रण यहाँ पर किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि आज का बेटा कितना स्वार्थी हो गया है, किंतु माँ आज भी ममतामयी, स्नेहमयी व वात्सल्यमयी ही है। वह सब कुछ सहते हुए भी बेटे की तरक्की चाहती है और ईश्वर से उसकी दीर्घायु व तरक्की के लिए प्रार्थना करने लगती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नए कहानीकारों में भीष्म सैनी का स्थान अग्रणी है। उनकी प्रस्तुत कहानी अपने युग के कटु यथार्थ से जुड़ी हुई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है पाठकों को उनके समकालीन यथार्थ के वास्तविक रूप से परिचित कराना। कुल मिलाकर यह कहानी संवेदना के प्रगतिशील तत्वों की दृष्टि से सर्वोत्तम कहानी है। तो बच्चों, ये थी भीष्म सैनी जी द्वारा लिखित कहानी चीफ की दावत। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।